एक देखते हैं। पूछ रहे थे ना कुकीज़ और कैसे के बारे में। देखो कैसे वही होती है जो यूज़र की एडिशनल इंफॉर्मेशन सेव करता है वो। जस्ट लाइक यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, यूज़र का सेशन आईडी हो गया, ठीक, सेशन टाइम हो गया। ये सब रिकॉर्ड कौन करता है? ये कैसे फाइल में जाता है। जैसे तुमने एग्जाम्पल देखना है ना, क्या कर लेना, बी टाइगर तुमने किया ही है, या फिर कोई वेबसाइट ले लेना, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना, वहाँ पे आता ऑप्शन सेव करने वाला, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद तुम क्या करना, यहाँ सेटिंग्स में आना और यहाँ पे आओगे सेटिंग में। यहाँ पे ना तुम्हें कुकीज़ एंड कैशे डोंट डिलीट करने के लिए बोलता है वो। I'll show you that। तो यहाँ पे है ना, क्लियर ब्राउजर डेटा, क्लियर हिस्ट्री, कुकीज़, कैशे एंड मोर। इस पर क्लिक करोगे ना, अगर तुमने ये सब डिलीट कर दी तो तुमने यूज़र ने पासवर्ड सेव किया था वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। फिर तुम्हें फिर से वो यूज़र ने पासवर्ड तुम्हें फिर से पास करना पड़ेगा। वो किस लिए होता है? ऐसे ही होता है। तो कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा भी होता होगा, कोई एप्लीकेशन ऐसा है, तुमने एक बार लॉगिन कर लिया, अब तुम उस वेबसाइट पे जा रहे हो, बिना लॉगिन का काम कर ले रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे वाले एप्लीकेशन में है। मेरे वाले में ऐसा है कि मैंने एक बार लॉगिन कर दिया है, अब मैं उस एप्लीकेशन में फिर से जाऊँगा, अगर वो करके बंद करके ब्राउजर क्लोज करके फिर से जाऊँगा, विदाउट लॉग आउट के फिर से जाऊँगा, मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शुरू शुरू से ही होम पेज दिखना पड़ता है, दिखाई देता है। क्यों? इसका मतलब होता है कैसे बता रहा हूँ, ये कैसे यही करता है कि वो तुम्हारे यूज़र की एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेव करता है बस, और कुछ नहीं करता। यूज़र नेम, पासवर्ड, सेशन आईडी, बस 3 चीज़। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, तुम क्या कर लेना कि कोई वेबसाइट ओपन कर लेना, और जब पासवर्ड सेव करने के लिए बोलता है वो, पासवर्ड सेव कर लेना। सेव करने के बाद फिर लॉग आउट करना, फिर लॉग इन करना। वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि तुम्हारा ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, दिखाई देगा वो। ठीक है, फिर क्लिक करोगे तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी उसमें फिल हो जाएगा, तुम्हें एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाओगे। सेकंड टाइम क्या करना, सेटिंग्स में आके ये डिलीट कर देना। यहाँ से देखो कैसे फाइल डिलीट हो जाएगी। यहाँ से डिलीट करोगे ना, फिर उस वेबसाइट पे जाना, फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड सजेशन नहीं देगा, फिर तुम्हें पास करना, टाइप करना पड़ेगा कि मेरा ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। जैसे कि इसमें देख लो ना, भी टाइगर में अगर मैं जाऊँ, इसमें तो नहीं दे रहा। कोई एक वेबसाइट मेरा पास दिखेगा ही नहीं, तो रियल टाइम एग्जाम्पल। कोई यार वेबसाइट मिल जाए बस एक बार तो। जैसे ये वाला देखो, पहले साइड में इन्हें मेंशन कर दिया, मान लो, एक बार रिफ्रेश कर। यार तो एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है इस पर। एग्जाम्पल ढूंढ के तब बताऊंगा तो अच्छा समझ आएगा अच्छे से। और याद रखना कि हमेशा इनकॉग्निटो मोड में ना कैसे ना कुकीज़ फाइल स्टोर होती है, उसमें नहीं होती, क्योंकि ये प्राइवेट ब्राउज़र प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख के तब बताऊंगा यार, अभी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कोई एग्जाम्पल देख के तब बताऊंगा अच्छे से, इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा उसके बारे में। तो मेरा एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होगा, इसमें नहीं दिखा दे रहा मैं। हाँ, उसमें तो देता है। पहले आते हैं इस पे। पहले ये बताना कि जो जो कल आए थे उनको कहीं प्रॉब्लम है इस वाले में, जो कल कोड बताया था, कोड में पूछ रहा हूँ। बाकी एक्सप्लेनेशन तो बताऊंगा ही मैं आगे। और अगर आओ सर्विस सेम चीज़ फिर से पढ़ाएंगे और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। अगर किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर ले अभी। पूछेगा कुछ बतावा। हाँ देखो,
देखो, जो ये रेसिस्टोर का गिवन वाला मेथड है ना, ये बस यही डिफाइन करता है कि यूजर के इनपुट्स क्या होंगे, यूजर इनपुट क्या क्या चीज करेगा। अब तुम बताओ, अगर एपीआई में अगर मैं तुमसे पूछूं एपीआई में क्या तुम कहाँ कहाँ इनपुट कर सकते हो, तुम बताओगे एक क्वेरी पैरामीटर हो गया, वहाँ इनपुट करते हो, एक हेडर्स हो गया, वहाँ इनपुट करते हो, और एक तुम्हारा ऑथराइजेशन चीज हो गया, वहाँ इनपुट करते हो, बॉडी हो गई, वहाँ इनपुट करते हो, और कोई चीज इनपुट वाली है बताओ, और कोई चीज़ नहीं। तो वही सारी चीज़ें कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इस गिवन मेथड के आगे। गिवन मेथड बस यही डिफाइन करता है कि यूज़र के इनपुट क्राइटेरिया क्या होगा, और कुछ नहीं। गिवन मेथड बस यही डिफाइन करता है और कुछ नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछे गिवन मेथड करता क्या है, बता देना इट डिफाइंस ओनली द इनपुट क्राइटेरिया ऑफ दैट एपीआई, बस, और कुछ नहीं। बता रहा हूँ आगे, रुक जाओ। जैसे डॉट, मुझे ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, इसके पास मेथड है कौन सा, ऑथ डॉट यूज करो बेसिक वाला। अब जैसे बेसिक है ना, तुम जैसे कि मान लो कि तुम्हारे वाले एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, बेसिक यूज नहीं हो रहा, तुम्हारे में यूज हो रहा है OUTH वाला एक था, इसमें देखा होगा तुमने, वो यूज हो रहा है। इसके पास OUTH नाम का भी मेथड होगा, स्पेलिंग का दिख रहा हूँ सर, देखो है ना, ऑथ 1 भी है वहाँ पे, ऑथ 2 भी है। तो यहाँ पे ऑथ 1 वाला ऑथ हो गया, ऑथ 2 वाला क्या हो गया, ऑथ 2.0 वाला हो गया, ठीक। और एक होता है बेरर टोकन वाला, बेरर टोकन नहीं होता कुछ, JWT होता है कुछ ना, तो JWT वाला भी नहीं है। हाथ हो गया, और मतलब बहुत सारे इसमें हैं। अभी हमारी यूज कौन सा हो रहा है, बेसिक वाला ऑथेंटिकेशन, तो सीधी सी बात है बेसिक वाला कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपने ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ प्रोवाइड कर दी। आगे आगे क्या तुम्हें प्रोवाइड करना है, अब मान लो उस एपीआई से डेटा क्रिएट अगर कर रहे हो, अगर क्रिएशन वाली बात आ गई, यूज क्या करते हो, सीधे सी बात बॉडी, ठीक। बॉडी में दो चीज़ हो सकती है, एक फॉर्म डेटा यूज होता था, और एक क्या यूज होता है, एक बॉडी में जेसन वाला, रॉ में जेसन XML जो यूज करते हैं, दो ही चीज होती है, दो चीज हमने बताया अभी। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम यूज करना चाहते हो अरे वो वाला फॉर्म डेटा वाला, अगर मैं पोस्टमैन ओपन करूँ, एक बार ओपन कर दो, बाकी तुम्हें मेथड्स तो याद ही करने पड़ेंगे। काम तुम्हें पता चलेगा काम क्या है, गिवन को समझ गए होगे। कहाँ पे देखना, मुझे भी नहीं पता, कुछ होगा दोनों का काम यार, मुझे तो नहीं मालूम इसके बारे में। बाकी मैंने ये भी गिवन ये वाला यूज़ करोगे विदाउट पैरामीटर वाला, क्योंकि हम लोग यही यूज़ करते हैं। ये वाला कुछ होगा स्पेसिफिक काम के लिए बना होगा। जावा डॉक डाउनलोड नहीं किया, जैसे ना कि तुम्हारी ये पोस्ट वाली एपीआई थी, तो तुम्हें कभी डेटा तुम्हें बॉडी में जाके यहाँ देना पड़ता था, फॉर्म डेटा के अंदर ना, यहाँ भी बात करते थे। सेम इसके पास सेम मेथड है, इसके पास हर एक मेथड इसके पास है। यहाँ पे डॉट करोगे ना, इसके पास मेथड आएगा फॉर्म पैरम, और एक आ रहा है फॉर्म पैरम। फॉर्म पैरम कब यूज होता है, जब तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर डेटा डिफाइन करना होगा, जब तुम्हें कोई एक की नेम और की वैल्यू देना होगा, वहाँ क्या यूज करोगे, फॉर्म पैरम, ठीक। ना अब मान लो तुम्हें मल्टीपल देना है अगर, तो जहाँ तुम्हारे पास फॉर्म पैरम था, उसके पास सेम मेथड है फॉर्म पैरम्स नाम का, देख रहे हो यहाँ पे फॉर्म पैरम्स नाम ना। और ये तो जानते हो कि अगर जावा से अगर हमें कोई भी चीज़ मल्टीपल चीज़ें रखनी हुई कहीं की नेम और की वैल्यू के पेयर में, तो मैप ही हमारे पास एक कंसेप्ट है। तो क्या कर लो, मैप का बना हैज मैप को अभी बना के मैप में रख लो, और पुट करके जो डेटा तुम्हें रखना है की नेम और की वैल्यू के पेयर में रख लो, और उसी मैप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म पैरम्स के एज अ पैरामीटर वैल्यू में दे दो, बस वो डेटा पास कर देगा। ये हो गई फॉर्म पैरम्स वाली बात। जैसे कि तुम ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर्म पैरम के आगे तो अगर तुम फिर से कॉल करना चाहते हो फॉर्म पैरम, तो कॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो डॉट फिर से फॉर्म पैरम आएगा ऐसे। अब सोचा होगा तुम्हें मल्टीपल देना हुआ, अब 4 बार तुम्हें 4 डेटा देना है, तुम 4 बार कॉल करोगे मेथड, नहीं ना, कुछ चीज़ खराब हुई। वहाँ पे क्या कॉल कर लो, इंस्टेड ऑफ फॉर्म पैरम कॉल कर लो क्या, फॉर्म पैरम्स,
ठीक, एक फॉर्म पैरम्स वाला हो गया। अब मान लो कि लेटर सपोज कुछ डेटा तुम्हें फॉर्म पैरम में देना है और कुछ डेटा तुम्हें बॉडी में देना है, मान लो। वैसे होता नहीं जनरली, बट मान लो ऐसा हो रहा है, तो डॉट करोगे तो तुम्हारे पास मेथड बॉडी वाला फिर आएगा, बॉडी वाला। वैसे क्या बाइट वाला ये काम करता नहीं, कभी कभी कोई डेटा बाइट में भी, बाइट वाले इस एरे में भी सेव होता है, लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं ये वाला, इनपुट स्ट्रीम वाला और फाइल वाला, बाकी कोई यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपके पास छोटा जेसन है, मतलब स्मॉल में है, तो क्या कर लो, उस जेसन को स्ट्रिंग में सेव कर लो, उस जेसन स्ट्रिंग में सेव करके उस स्ट्रिंग का वो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पास कर लो। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, जैसे कि मुझे देना है, चलो यूज़र ने पासवर्ड दे दिया। यार ये स्लैश वाला कौन सा रहता है, भूल गया। ठीक, मुझे देना है पासवर्ड, यूज़र नेम हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक, फिर क्या कर लो, ऐसे दे, भूल रहा हूँ चीज़ यार। ये और यहाँ भी लगा के यहाँ पे क्या कर लो, कॉलन दे दो। कॉलन देने के बाद फिर अपेंड करना पड़ेगा ना, अपेंड। मतलब ऐसा कुछ होता है यार, सेंटेंस लिख नहीं पा रहा वैसे तो। अच्छा सही लिखा। ठीक, प्लस करके अब तुम इसका अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू दे दो यूज़र नेम की। ठीक, तुम्हें क्या देनी है, देना है तुम्हें उसका कॉमा, फिर अपेंड करके यहाँ पे कॉमा लगा लो। अब दूसरा डेटा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे सेम चीज़ फॉलो करनी है तुम्हें, अपेंड 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 करके ऐसे ही। अब डेटा हमेशा की नेम और क्यू पेयर में जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेटा, इसलिए ये स्लैश लगा रहा हूँ। स्लैश का मतलब क्या मालूम है, एक स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर डेटा पड़ा है, इसका मतलब यही है। और कर्ली ब्रैकेट लगाना अच्छे से, कर्ली ब्रैकेट तो लगेगा। यहाँ से पासवर्ड देना है अगर, ऐसा कुछ होगा यार, सिंटैक्स थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। पूरा मतलब ऐसे डेटा भी दे सकते हो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। थोड़ा सिंटैक्स यहाँ से देख लेना, यहाँ पे वो क्रिएट करके दे देगा, ऐसे पे गूगल पे सर्च मारोगे अगर तो दे देगा वो। सिंटैक्स थोड़ा ये बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिख के, तो तुम्हारे पास डेटा स्मॉल है तो तुम ऐसा नहीं, फाइल में नहीं देना चाहते, तो यही पेलोड कॉपी करके यहाँ दे सकते हो ऐसे स्ट्रिंग में। और ज़्यादा लंबा डेटा है तो क्या कर लो, उसकी एक फाइल बना लो, जेसन वाली फाइल, उसमें डेटा रख लो और फाइल इनपुट स्ट्रीम से उसको रीड करके इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस ऑब्जेक्ट कहाँ पास कर दो, इस बॉडी वाले मेथड के अंदर। तो ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा वो। चलो एक बना ही देते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें और कुछ भी देना है इसमें, एज अ इनपुट में और कुछ भी देना है, सोच लो एक बार। और तो कुछ नहीं देना। अब वो देना कंटेंट टाइप, वो भी कहाँ देते थे, वो भी देते थे इसमें ही। वो भी एक पार्ट हुआ, इनपुट क्राइटेरिया का ही बात हुआ ना,
कि तुम्हारा कंटेंट टाइप क्या होगा, वो भी तुम चाहो यहाँ लगा लो, वो चाहे पहले लगा लो। एक्सेप्ट नाम का मेथड था इसके पास। बहुत बार क्या होता है कि एक्सेप्ट वाला मेथड कॉल होता है और बहुत बार वो वाला कॉल होता है कंटेंट टाइप वाला। कंटेंट टाइप डॉट जेसॉन, ठीक। चाहो दोनों लगाना चाहो तो दोनों लगा लेना। ठीक। देखो क्या होता है कि कोई कोई एपीआई में डेवलपर जो होता है वो जो होता है इसमें हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप की वजह, कंटेंट टाइप और ये एप्लीकेशन में दोनों वाला मेंशन करते हैं, एक्सेप्ट वाला ये दोनों मेंशन कर देते हैं। और किसी किसी एपीआई में ऐसा होता है कि कोई एक ही रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि अब देखो बता रहा हूँ ना, तुम्हें जब ये कलेक्शन मिलेंगे उस कलेक्शन में ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन रहेगा कि ये हेडर्स क्या लेगा, और जो बॉडी तुम डेटा दोगे उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, रिस्पांस बॉडी जो आएगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, रिस्पांस कोड क्या होगा, रिस्पांस टाइम क्या होगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। ठीक। उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने टेस्ट केस क्या करेंगे यहाँ पे ऑटोमेट करेंगे। जैसे मैनुअल टेस्ट केस मिलते हैं, बीआरडी मिलती है ना, सेम एज लाइक तुम्हें इसके भी कुछ नोट्स मिलेगी एपीआई की, जहाँ उन एपीआई के बारे में ईच एंड एवरीथिंग वो डिफाइन रहेगा। अच्छा तो मैं दिखाऊँ उसकी IMGR वाली वेबसाइट की, उसको उसमें भी उसने डॉक्यूमेंटेशन किया था। जैसे इसकी दिखाऊँ, देखो यहाँ पे आओगे ना, अब तुम्हें मान लो कि एक अकाउंट वाली एपीआई की जनरेट एक्सटेंशन वाले की इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी है, क्या कैसे काम करे क्या करता है, इस पर क्लिक करो, अब ये बताएगा। तो यहाँ बता रहा कि इसका एग्जांपल रिक्वेस्ट ये है, नीचे आओगे बताएगा कि बॉडी में रेफरेंस टोकन नाम का ले रहा है, क्लाइंट आईडी ले रहा है और रेफरेंस टोकन करेगा क्या, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे लिखी है। ठीक। और वो एपीआई करेगी क्या, गिवन अ यूजर रेफरेंस टोकन दिस एंड पॉइंट जनरेट एन एक्सेस टोकन, एपीआई काम क्या करेगी। नीचे आओगे इसके और भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होगी, देखो जो जो पैरामीटर्स देने हैं वो उन्होंने बताया है। अब गेट रिक्वेस्ट है, अब इसके बारे में बताया कि उन्होंने की हेडर्स में तुम्हें ऑथराइजेशन में क्लाइंट आईडी देना पड़ेगा और बाकी तुम्हें कुछ नहीं देना ना। अगर इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये वाली एपीआई रन करोगे सही सही, अगर एपीआई सही चल गई तो एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी ये आएगी तुम्हारे पास, मतलब होगा जेसन का ऑब्जेक्ट बना होगा, फिर एक डेटा नाम का जेसन का ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके अंदर आईडी नाम के एक एट्रीब्यूट होगी, उसके वैल्यू का अंक इतना होना चाहिए, यूआरएल नाम का बना होगा, उसका डेटा ये होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, देख लो। ठीक। और इन्होंने भी बताया देखो कि इसका एक्सपेक्टेड हेडर्स क्या होगा, दो हेडर्स होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पांस हेडर, इन्होंने ये भी बताया है, देख लो ना। तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, इसके में टेंशन नहीं लेना तुम्हें, उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हें यहाँ पे टेस्ट क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अब यहाँ पे मेरी सारी इनपुट क्राइटेरिया फॉलो हो गई, मुझे जो जो इनपुट्स देने थे, अब आगे बचा क्या, अब एपीआई कौन सी रन करना चाहते हो वो चीज़ें आ गई। तो वो कहाँ देते हो, वो देते हो वेन में। वेन यही डिफाइन करता है, कंडीशन होता है वेन, कि तुम क्या कंडीशन क्या है कि इस वाली एपीआई के लिए ये चीज़ क्या होगी, ये इनपुट्स क्राइटेरिया फॉलो होंगे इस वाली एपीआई के लिए। तो क्या करोगे इसके आगे, जैसे तुम्हारे इनपुट क्राइटेरिया वाली चीज़ें फॉलो खत्म हुई, डॉट आगे वेन लगा दोगे, डॉट वेन। ठीक। आगे डॉट करके अपना मेथड कॉल कर लो, मैं क्या पोस्ट वाली एपीआई है, पोस्ट वाला मेथड क्या कर लो यहाँ पे कॉल कर लो, और इसके अंदर क्या दे दो अपना यूआरएल। अब बताया था कि तुम चाहो यूआरएल इस मेथड के अंदर दे दो और चाहे ये अपना एक स्टैटिक वेरिएबल खुद का देता है, जैसे कि मैंने बताया था कल क्या, रेस्ट एश्योर्ड डॉट, इसके पास एक वेरिएबल था, क्या नाम था उसका, बेस यूआरआई नाम का, ये कॉल करोगे इसके अंदर इसकी वैल्यू दे दो। ये वेरिएबल बता रहा हूँ, तो बाद लिखेंगे यार।
तो जरूरी नहीं है कि इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होगी। अब जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ें यूज़ करें। फ्रेंड ने भी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, हमें थोड़ी नहीं मालूम है वो काम क्या करती हैं। हमारे जो काम का बस वही दिख रहे हैं हम। ठीक, बेसुराई वाला का तुमने यहाँ पे वो चीज़ डेटा पास कर दी अपनी, अब क्या करेगा, तब तुम्हें ये पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंदर कुछ ऐसा होता होगा कि इस पोस्ट वाले मेथड के अंदर जो नॉन पैरामीटराइज वाला है, ये स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा ना। ठीक, तो चाहे यूआरएल यहाँ से दे दो और चाहे यूआरएल डायरेक्टली यहाँ पास करो, तुम्हारे ऊपर है। आगे चलते हैं, इतना तो क्लियर। गिवन वेन क्लियर हो गया, गिवन इनपुट क्राइटेरिया वेन कंडीशन बताता है कि कौन सा रिक्वेस्ट तुम हिट कर रहे हो। आगे, अब आगे बात होती है देन वाली। देन वाली चीज़ क्या बताती है कि देन मतलब तुम सोचो क्या, एक तरीके से बताओ कि तुम वैलिडेट क्या कर रहे हो, तब क्या होगा, एक्सपेक्टेड चीज़ तुम्हारी क्या होगी। आगे डॉट करोगे ना, देन करोगे। अब देखो रिटर्न क्या कर रहा है, ये वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स, मतलब ये क्लास है, ये बताती है इसके पास ऐसे मेथड होंगे जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप वो वेरीफाई कर सकते हो। जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप वो वेरीफाई कर सकते हो इस क्लास से। अब आगे जैसे मुझे ना, जैसे हमने कल क्या किया था, हमने बस स्टेटस को प्रिंट कराया था, हमने वेरीफाई नहीं कराया था। हम चाहे वेरीफाई इफ एल्स कंडीशन लगा कर सकते थे ना, लेकिन इन्होंने अपना खुद का भी मेथड कुछ दिया है। जैसे ना एक टर्म्स होता है अपनी टेस्टिंग में, अपने ऑटोमेशन टेस्टिंग में, उसका नाम होता है असर्शन। असर्शन करता क्या है, वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को मैच कराता है। अगर दोनों मिसमैच हुए वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इफ एल्स में एक्सेप्शन थ्रो करता है नहीं, तुम क्या करते हो, इफ में सिस्टम आउट ऑफ इंटरवल पास प्रिंट करा देते हो और एल्स में फेल प्रिंट करा देते हो, वो कोई एक्सेप्शन देगा नहीं, कोड आगे रन करता चला जाएगा। लेकिन जो असर्शन होती है वो जैसे ही कुछ फेल हुआ वो कोड वही स्टॉप कर देगा, आगे नहीं चलाएगा। असर्शन तो क्या करता है, ये देन मेथड ना कुछ हमें असर्शन के मेथड देता है। असर्शन को पूछे क्या है, बता देना कि मैं ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आता है उसको मैच कराने के लिए होता है बस। ठीक है, अब देखो रिटर्न क्या कर रहा है, ये वैलिडेटेबल रिस्पांस, इसको रिटर्न लेते हैं इसमें। हाँ, असर्शन यही है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड को वो कराना, मैच कराना बस काम, या फिर वही है ही, ये काम यही करता है। वैलिडेटेबल रिस्पांस, RSP। ठीक, आगे इसका रेफरेंस वेरिएबल लो डॉट। नहीं, इसके पास मेथड होगा ना एक, जैसे कि तुम्हें वेरीफाई करना है स्टेटस कोड, इसके पास मेथड गेट स्टेटस कोड नहीं होगा, इसके पास मेथड होगा स्टेटस कोड नाम का। अब देखो यहाँ पे, अब मालूम कर क्या रहा है ये, अब स्टेटस कोड में पैरामीटर मांग रहा है। अब ये क्या पैरामीटर में क्या मांग रहा है मालूम है, तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी एक जब ये कोड रन होगा, तुमने मान लो यहाँ पे 200 दे दिया, अब ये करेगा मालूम है, वो क्या करेगा, वो जाएगा जो उसे स्टेटस कोड मिलेगा उससे, अगर तुमने यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू पास की है उससे मैच कराएगा। ये अलग अलग रहेगा, अगर मैच नहीं हुआ तो तुरंत एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर तुम्हें दिखाऊं प्रिंट करा के, जैसे कि हाँ एरर थ्रो कर देगा वो, आगे कोड रन भी नहीं करेगा। तुमने आगे मान लो उस कोड लिखा भी है इसके आगे, ठीक, और वो यहीं फेल हो गया तो वो आगे रन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। तुम्हें सोचो ना, सेलेनियम तुमने पढ़ा था, एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद आगे कोड वो रन नहीं करता। अगर तुमने ट्राई एंड कैच नहीं लगाया देन ना। अब ऐसे क्या हो गया, स्टेटस कोड वेरीफाई हो गया। इसके पास ऐसे ही बॉडी नाम का मेथड होगा इसके पास, देखो बॉडी नाम का, ठीक। और बॉडी में देखो क्या ले रहा है ये, वही अब जो डेटा आएगा की नेम उसकी पेयर में आएगा ना। अब तुमने क्या किया है कि अपना डेटा लिस्ट के फॉर्मेट में रख लिया है, और भाई लिस्ट का रेफरेंस आप क्या कर दोगे, यहाँ पास कर दोगे, वो जाएगा, वो हर एक की नेम और की वैल्यू क्या कराएगा, बारी बारी लेके उठा के टेस्ट कर, वो चेक कराएगा। अगर मिसमैच हुए तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ना। बॉडी वाला ऐसा हो गया। अगर तुम्हें दिखाऊं, मैं वेरीफाई करना है स्टेटस टाइम होगा बस, देखो यहाँ पे। अब टाइम में क्या ले रहा है ये, टाइम मैचर और एक ये वाला कॉल करते हैं, ये वाला। अब इसके पास देखो एक मैचर नाम की वो है,
इंटरफेस है, ये वाला नहीं है क्या? ये वाला नहीं, मैचर जावा यूटिल हेमकरेस्ट वाला तो नहीं है। मैचर्स के पास एक मेथड होगा, देखो इक्वल नहीं, क्या था, लेस देन, ऐसा कुछ। देखो अब ऐसा तुम्हें करना क्या है ना, तुम्हें ये करना है कि रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना है। अब रिजल्ट तुम्हें ऐसे बोलेगा ये रिस्पॉन्स टाइम है वो 300 या फिर 300 से कम आना चाहिए। अब तुम ये कैसे वेरीफाई करो कि 300 से कम आया फिर 300 आया? तो मैं सीधे बात जावा में लगाते हैं वही लेस देन और इक्वल्स टू वाला, लेकिन इसमें ना ये खुद का मेथड दिया है। मैच से स्टार्ट करोगे, तुम्हें वेरीफाई करना है ओनली लेस देन, इसके पास मेथड है लेस देन नाम का, और यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू पास कर दो। हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, 300 है, वो क्या करेगा, वो जाके चेक करेगा अगर 300 के नीचे आया है तो टेस्ट केस को पास कर देगा, अगर 300 से ज्यादा आया तो उसको फेल कर देगा वो। और इक्वल्स टू लगा लो, लेस देन और इक्वल्स टू, क्या करेगा ये, 300 तक ही आया तो पास कर, 300 के नीचे या फिर 300 तक आया वो पास करेगा, इधर वो फेल कर देगा अगर ऊपर आया उसके, ये ठीक। और यहाँ तुम जैसे कि पास करते हो वहाँ पे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में टाइम यूनिट डॉट सेकंड वाला, तो यह वाला भी चीज़ यहाँ पास कर सकते हो कि तुम डेटा किस फॉर्मेट में वेरीफाई करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ मिली सेकेंड में, क्योंकि मिली सेकेंड में ही आता है उसका डेटा रिस्पॉन्स टाइम। ऐसे करके और यहाँ पे एक लॉन्ग रन का वेरिएबल क्रिएट कर लो। मान लो मैं 300 दे रहा हूँ बस, ऐसे तो क्या करेगा वो 300 के इक्वल या फिर 300 के लेस देन जाके वेरीफाई करेगा, पास है तो वो रन करेगा, नहीं तो। अब तुम्हें यहाँ पे देखो ना इफ एल्स कंडीशन को बताने की जरूरत है ही नहीं, कितनी बढ़िया चीज़ है ये, अपने खुद ये अपने वैलिडेशन के मेथड खुद ही दे रहा है वो ना। इतना क्लियर है ना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपने जो असर्शन बोला तो उसके पास एक मेथड होता है असर्ट दैट, अगर वही वही एक्सेप्शन आएगी असर्ट वाली, जैसे स्टेशन पढ़े हो आप लोग ना, वही वाले इसमें भी आएगी। इसमें बताएगा वहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा एक्सेप्शन में कि ये रहा है और एक्सपेक्टेड आपका ये, एक्चुअल ये है, एक्सपेक्टेड ये है, उस एक्सेप्शन में साफ साफ लिखा रहेगा, और लाइन नंबर बताएगा कि कौन सा लाइन नंबर पे वो चीज़ आई है, ठीक। अगर तुम्हें क्या करना है, बॉडी तुम्हें प्रिंट कराना था, तो इससे प्रिंट नहीं होगा, तब रिस्पॉन्स टाइम में प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो करे मालूम करो क्या, ऐसा कर लो। पोस्ट वाला मेथड रिटर्न क्या करता था, रिस्पॉन्स, याद रखना कि कौन सा मेथड का रिटर्न करे, याद रखना। पोस्ट वाला कोई भी एचटीटीपी मेथड कॉल करोगे वो रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स, ठीक। ये हो गया। अब क्या कर लो, किसी रिस्पॉन्स का रेफरेंस वेरिएबल डॉट नीचे देन मेथड कॉल कर लो, और इसको स्टोर कहाँ कर लो, उस वाले जो था हमारा रिस्पॉन्स वैलिडेटर, क्या था, क्या था, वैलिडेटर था पहले, वैलिडेटेबल का नाम चेंज कर देना, आरएसपी, ठीक। अब इससे होगा क्या, इसके रेफरेंस वेरिएबल से तुम्हें टाइम प्रिंट कराना है टाइम प्रिंट करा लो, और स्टेटस कोड प्रिंट कराना वो प्रिंट करा लो, बॉडी प्रिंट करानी है तो बॉडी प्रिंट करा लो, और इसके रेफरेंस वेरिएबल से तुम्हें वैलिडेशन करना है वैलिडेशन कर लो ना। ऐसे दिखाऊं तुम्हें, आरएसपी डॉट गेट बॉडी है डॉट टू प्रिटी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो उसे, हाँ गेट नहीं था, एस, ठीक। आ गया, और आएगा इंट में,
एक आएगा लॉन्ग में, ना तुम्हें अगर प्रिंट कराना तो प्रिंट करा लो इसके रेफरेंस वेरिएबल से। और तुम्हें वैलिडेट करना है तो नीचे मैंने दिन वाला मेथड कॉल ही किया है, ये वाला, और नीचे वाला ये वाला, इससे वैलिडेट कर लो। बढ़िया, ठीक। तो एक ये हो गया। एक काम कर लेते हैं अभी, एक एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं हर रिक्वेस्ट के बारे में। जैसे मैंने पोस्ट बारे में बता दिया, और एक बार बता देता हूँ गेट का। देखना तो कुछ चीजें सेम फॉलो होंगी हर रिक्वेस्ट के अंदर। जैसे कि गिवन तक का मेथड, गिवन तक क्या, आज तक का, बेसिक तक का मेथड सब में फॉलो होगा। तो सेम कर लेते हैं। डॉट क्या था, गिवन डॉट आथ डॉट बेसिक, और यहाँ पे यूजर ने पास कर लो अपना। ठीक, अब आगे, अब गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, यूज होती है क्या, वो क्वेरी पैरामीटर। तो यहाँ पे डॉट, दो मेथड इसके पास है, देखो कौन से, इसमें भी तो कंटेंट टाइप ये भी फॉलो होगा, तो ये इसमें भी कॉल कर लो। क्या एक्सेप्ट वाला मेथड है, आगे डॉट पे तुम्हें कॉल करना है अगर वो कंटेंट टाइप वाला, तो वो भी कॉल कर लो। ठीक, इतना हो गया। अब आगे तुम्हें यूज करना वो क्वेरी पैरामीटर, तो यूज कर लो क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर में क्या है, अगर तुम्हें एक क्वेरी देनी है, हमारे पास एक की नेम की वैल्यू पेयर है, तुम्हें एक डेटा की बिहाफ से सर्च करना है, तो क्वेरी पैरामीटर यूज कर लो। अगर तुम्हें बहुत सारा डेटा देना है क्वेरी पैरामीटर के अंदर, तो क्या यूज कर लो, क्वेरी पैरम्स, और मैप का ऑब्जेक्ट बना के डेटा पास करिए, मैप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स में पास कर लो। जैसे यहाँ पे क्या वो बता दो। ठीक, देख लेना ये वाला ना, समझ गया इतना ना। अब जैसे मैंने ये कॉल कर लिया लेटर सपोज, और मैंने कुछ डेटा नहीं दिया अभी, ये हो गया डॉट। और कुछ अगर देना नहीं है तो आ जाओ देन उसके पास, सॉरी वेन के पास, डॉट अपनी रिक्वेस्ट कॉल कर लो। बस, और नीचे सेम कोड फॉलो होगा वैलिडेशन के लिए ना। हर रिक्वेस्ट में सेम वही चीज वेरीफाई करोगे, टाइम, और सबके लिए रिस्पांस टाइम और रिस्पांस कोड क्या होगा, मे बी अलग अलग हो, तो इसलिए इन्होंने क्या किया यहाँ पे, तुम एक्सपेक्टेड वो मांगते हैं। जैसे कि मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, अब जैसे मान लो कि गेट के लिए मान लो लेटर सपोज 204 आने वाले, तुम्हें मालूम है इसे 204 आएगा, एज्यूम करो, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या दे देना, 204। और इस वाली एपीआई के लिए आना चाहिए 500 मिली सेकेंड के अंदर, या 500 मिली सेकेंड के बराबर, तो यहाँ पे क्या दे देना, 500 ना। अब ये हो गई गेट के लिए, हो गई पोस्ट के लिए हो गई। अब पुट पैच के लिए भी क्या होगी, जैसे पोस्ट वाला है वैसे क्या होगा, पुट पैच के लिए भी सेम होगा। वो भी क्या करता है, डेटा इंसर्ट ही करता है एक तरीके से। एक काम करते हैं, यही कोड पोस्ट वाला कहाँ है, क्रिएट लीड्स वाला है ना, जैसे यहाँ पे दे दे रहा हूँ इसका नाम, डेट ऑल डेटा ऑफ लीड्स। ठीक, और यहाँ पे क्या कर लो, सेम वही कोड रहेगा ना, क्योंकि और यहाँ बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे
क्या है? पुट, बस पुट वाला है हो गया। पैच वाला भी क्या होगा? सेम। दोनों में अंतर है ही नहीं कुछ, बस क्या है कि उसका जो डेटा पास करना पड़ता है बस उसमें अंतर है। और फिर यहाँ पे जहाँ तुमने पुट कॉल किया वहाँ पे बैच कॉल कर लो ना। अब ऐसे डिलीट वाली बात करते हैं। अब डिलीट वाले में ना क्वेरी पैरामीटर यूज होती है ना बॉडी यूज होती है, वहाँ यूज क्या होती है बताओ, वो बताएंगे। हाँ बताओ, डिलीट में क्या यूज होता है? बॉडी यूज होती है डिलीट में। क्या? तो डेटा डिलीट कैसे करेगा वो? मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, क्या क्या आईडी ले लिए, वो उस आईडी कहाँ पास करेंगे? इसमें रिक्वेस्ट में, और जो आप वो पास करोगे उसे बोलेंगे क्या? बगल में आंसू, आप बताओ डिलीट वाले में क्या यूज होता है? क्वेरी पैरामीटर या बॉडी? अगर दोनों यूज नहीं होते तो क्या यूज होता है? क्वेरी पैरामीटर यूज क्यों होता है? बॉडी बगल में आप बताना भाई, मैं तो आप बता भैया, आप बताओ। अरे यार तुम्हें मालूम है? किसी को मालूम है? दो दो तीन लोग को छोड़ के भैया। पांच पैरामीटर कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया। पांच पैरामीटर कहाँ डिफाइन होता है? अंडर द कर्ली ब्रैकेट, और वो भी यूआरएल। वही देखो, वही है ना, बताया था पांच पैरामीटर। यहाँ पे आओगे जैसे डिलीट बाय रिक्वेस्ट में होगी इसके पास, देखो ये है ना, यही तो पांच पैरामीटर है। ये देखो यूआरएल के आगे ये तो पांच पैरामीटर है। अब बताओ ये डेटा जो तुमने यहाँ पे दिया है, क्या मैंने डेटा पेरेंट्स कहीं पास किया? नहीं। ऑथराइजेशन कहीं पास किया? नहीं। हेडर्स कहीं पास किया? नहीं। बॉडी कहीं पास किया? नहीं। तो बॉडी कहाँ से आ गई? और ये कई पैरामीटर का बात ही नहीं होता है इसमें। हमेशा डिटेल क्या यूज होती है? पांच पैरामीटर। अब बात करूँ ये कैसे यूज करोगे, डेट रिक्वेस्ट वाला देखो। अब यहाँ पे डिलीट लीड्स, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये तो हटाओगे ही, पहली बात ये बॉडी वाली चीज कोई सेंस नहीं बनता। पाथ पैरामीटर, भाई ये सोचना कि पाथ पैरामीटर तुम देते कहाँ हो? यूआरएल के अंदर। पाथ पैरामीटर देते कहाँ है? देते कहाँ हो? यूआरएल के अंदर। तो जो तुम यूआरएल दे रहे हो डेटा ऐसे ही पॉज कर दो यार, मीन्स टू से डायरेक्टली। यार ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मे बी है इसके पास मेथड। है, लेकिन यार ये की नेम क्यों ले रहा? नहीं, पाथ पैरामीटर में तो यूज होता नहीं ना वो की नेम, फिर क्यों? ये देख के बताऊंगा, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे देना पाथ पैरामीटर तो ऐसे दे दो। यूआरएल के अंदर तो देना पड़ता है हमें, यूआरएल के अंदर तो देना पड़ता है ना। और ये बात यह है ना कि पाथ पैरामीटर जो है ना वो किसी भी टैब में डिफाइन नहीं होता, पहली बार। इसलिए मैं यहाँ पे उसके लिए कोई मेथड कॉल नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ यहाँ वो पाथ पैरामीटर की वैल्यू अगर यहाँ पे किसी भी टैब में डिफाइन होती तो मैं वो वाला मेथड कॉल करता, लेकिन कोई डिफाइन ही नहीं, वो डायरेक्टली यूआरएल में अगर पास हो जा रहा है तो मैं क्यों ना उस यूआरएल में ही पास कर दूँ। अगर अब बोलोगे क्वेरी पैरामीटर के बारे में, क्वेरी पैरामीटर डेटा हमेशा कहाँ पास होता है? यहाँ पास करोगे तभी यहाँ आता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे क्वेरी पैरामीटर का मेथड कॉल कर रहा था। लेकिन इसके लिए ये वाली डेटा यहाँ इस वाले सेक्शन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये मेथड क्यों है वो देख लूँगा, पाथ पैरामीटर वाला। ठीक भैया, तो दो दे तो देगे। ये बताओ पाथ पैरामीटर की नेम क्या होता है? क्या जरूरत है?
वही तो लिस्ट में रख लो। लिस्ट में क्या रखेगा वो, बिना कीने के काम करेगा, बिना वैल्यू रखो और लिस्ट में रख दो। कुछ उसका स्पेसिफिक रीजन होगा तो देखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे डेट बाय रिक्वेस्ट भी कॉल कर सकते हो अपनी। एक काम कर लो अभी के लिए, मैं तो अभी बैठा ही हूँ। जो लैपटॉप नहीं लाए हैं वो लैपटॉप लेके आएंगे अभी, जो लैपटॉप लेके रखे हैं वो लैपटॉप ओपन करेंगे अपना, और मैं रिक्वेस्ट का नाम बता रहा हूँ तुम्हें करना क्या है। गेट बाय रिक्वेस्ट है, इसमें देखो एक है गेट कॉन्टेक्ट बाय ईमेल आईडी। इसमें यूज हो रहा है क्या, पाथ पैरामीटर। तुम्हें ये वाला एपीआई ऑटोमेट करना है अभी, और आगे गेट कॉन्टेक्ट बाय आईडी वाला नहीं, लिस्टिंग ऑफ कॉन्टेक्ट्स वाला है, इसमें यूज हो रहा है क्वेरी पैरामीटर। तुम्हें ये ऑटोमेट करना है अभी। आगे एक क्रिएट कॉन्टेक्ट वाला ऑटोमेट करना है अभी। ठीक, जो तुमने कॉन्टेक्ट क्रिएट किया है उसको अपडेट भी करना है। अच्छा, अपडेट वाला नहीं कोई यहाँ पे, मान लो ये वाली एपीआई तुम्हें ये वाली तुम्हें अपडेट करनी है एक तरीके से। ठीक, अपडेट करने के बाद अब तुम्हें वहाँ से तुमने कॉन्टेक्ट डिलीट करी क्रिएट करी थी, वही कॉन्टेक्ट में क्या करना है, जहाँ डिलीट करनी है। अब तुम्हें लिंक बता दो कैसे तुम्हें करना है, क्या कर लेना। देखो, पहले कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लेना है एपीआई के थ्रू। ठीक, अब तुम्हें वहाँ से उसकी क्या मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट आईडी। वही आईडी लेके ये वाली यूज़ कर लेना, गेट कॉन्टेक्ट बाई आईडी वाली एपीआई, और गेट कॉन्टेक्ट बाई ईमेल वाली भी यूज़ कर लोगे। अब आगे लिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स में ये क्या करता है कि तुम्हें पेज का नंबर देना पड़ता है कि कितने पेज तक का तुम्हें डेटा चाहिए। जैसे कि मैंने लीड क्रिएट की है और वो 4 पेजेस में हुआ है, मैंने 100 लीड्स क्रिएट की हैं और वो 4 पेजेस में है, मुझे 2 पेज का डेटा चाहिए बस। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा ना, बस वो 2 पेज का डेटा लाएगा। तुम्हें एक ये ऑटोमेट करनी है। उसके आगे तुम्हारे पास आईडी ईमेल आईडी है ही, आके इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद ये तो कुछ और चीज़ है कि फंक्शनलिटी से ढूंढ नहीं पाया था मैं भी, बाकी तुम्हारे पास डेटा इसका है ही, तो अपडेट कर देना बस। ठीक, तो अभी करोगे, मैं अभी यहाँ बैठा ही हूँ ऐसे में। कोई भी केस में बिना वैसे लगाओ चल जाता है। हाँ हाँ यार।